एक बार फिर से मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर में हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का जो चैप्टर 2 का विविध प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि एक रिलेशन दिया है, रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। एंड यही एफ एक्स दूसरे प्रकार से डिफाइन है 3x रहेगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10 है। करा एंड रिलेशन जी, एक दूसरा रिलेशन जी दिया है जो किससे डिफाइन है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, और जी एक्स हो जाता है 3x व्हेन एक्स का वैल्यू वेरी करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू लेस देन इक्वल टू 10 तक। तो करा है सो दैट एफ इज अ फंक्शन बट जी इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मतलब एफ तो फलन है लेकिन जी फलन नहीं है, ये हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले एफ एक्स देखते हैं। एफ एक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर 3x है और एक्स का वैल्यू क्या कर रहा है, यहाँ से हम इसको दो भागों में देखेंगे, इधर एफ एक्स वाला देखेंगे, इधर जी एक्स वाला देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, जब एफ एक्स का मान 3x होगा उस समय एक्स का वैल्यू कितना है, उस समय एक्स का वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 3 और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 10। तो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसका वैल्यू रखते जाएंगे। सबसे पहले ये वाला कंडीशन, पहला कंडीशन लेंगे, जब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, उस समय क्या होगा, उस समय एक्स का वैल्यू क्या क्या मिलेंगे, एक्स का जो मान है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3, यानी एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 भी होगा और 0 से बड़े 1 2 3 तक, 3 के बड़ा या 3 से बराबर, यानी एक्स के 4 वैल्यू होंगे। तब इनका मान रखेंगे। अगर हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर यानी 0, एक्स इक्वल टू 0 रखने पर एक्स इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, f1 यानी 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, f2 यानी यहाँ पे 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x3 यहाँ पे f3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, तो ये चीज़ मिलेंगे। अब फिर से दूसरा फंक्शन लेते हैं। दूसरा फंक्शन क्या, एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x। तो 3x जब मान है तब x का मान कहाँ से कहाँ तक है, x का मान है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से लेस देन इक्वल टू 10 तक, यानी x के कौन कौन से मान होंगे, 3 होगा और 3 से बड़े लेकिन 10 से छोटे या 10 के बराबर, यानी 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होंगे। ठीक है, अब इस समय वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू हमने 3 रखेंगे, 3 से 10 के बीच रख सकते हैं इसमें, तो 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 रखने पर 3 इंटू 3 यानी 9, और 4 रखेंगे तो f4 मिलेगा आपका 3 इंटू 3x है ना, 3 इंटू 4, एक्स के यहाँ पे 4 रख दिया हमने, ये 3x है तो ये होगा 12। फिर से 5 रखेंगे तो f5 मिलेगा, क्या हो गया, कम हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15। फिर से इसी प्रकार से 6 रखेंगे तो f6 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। फिर से 7 रखेंगे तो f7 3 इंटू 7 यानी 21। ठीक है, इसके बाद से x इक्वल टू 8 रखेंगे तो f8 मिलेगा 3 इंटू 8 यानी 24, और 9 रखेंगे x9 तो f9 मिलेगा 3 इंटू 9 यानी कि 27, और फिर से x इक्वल टू 10 रखेंगे तो f10 मिलेगा यानी 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। तो अब रिलेशन देखेंगे, इस फंक्शन का रिलेशन क्या क्या बन रहा है। तो रिलेशन इससे और इससे, दोनों एफ एक्स ही है ना, ये भी एफ एक्स का ही था, एक्स स्क्वायर वाला भी और 3x भी। तो रिलेशन सॉरी फंक्शन क्या मिलेगा, जो फंक्शन मिलेगा उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या मिलेगा, अगर वो फंक्शन रिलेशन होगा। ठीक है, तो x 0 रखें तो 0 मिला, 1 रखा तो 1 मिला, ठीक है, 2 रखा तो 4 मिला, फिर से 3 रखा तो 9 मिला, ठीक है, और इधर 3 रखा तो 9 मिला। तो इसको 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, या लिख भी सकते हैं। 4 रखा तो अभी लिख देते हैं, अभी समझाएंगे, इसके बाद से हम लोग समझेंगे। 4 रखा तो 12 मिला, 5 रखा तो 15 मिला, फिर से 6 रखा तो 18 मिला, 7 रखा तो 21, 8 रखा तो 24, 9 रखा तो 27 और 10 रखा तो 30।
तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन कब होता है? अगर किसी रिलेशन में, ठीक है, अगर किसी रिलेशन में एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब यानी कि इमेज होता है। जीरो का इमेज क्या है? जीरो है, ठीक है। वन का इमेज वन है, टू का इमेज फोर है, एक ही है। फिर से और कहीं पहला एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं है, मतलब अगर जीरो कहीं दो बार रिपीट हो जाता तो फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जीरो कहीं दो बार रिपीट है, नहीं है। वन रिपीट है, नहीं। दो कहीं रिपीट है, फिर से पहले एलिमेंट के रूप में नहीं है, पहले अवयव में नहीं है, ऑर्डर पेयर में, ठीक है। थ्री रिपीट है, लेकिन थ्री का जो इमेज है एक ही है। थ्री का इमेज नाइन है, यहाँ पे भी है। थ्री का इमेज नाइन यहाँ भी है। लेकिन अगर यही थ्री एट होता और एक थ्री नाइन होता, उस समय यह फंक्शन नहीं होता, क्योंकि थ्री का दो इमेज बन रहा है। एक जगह थ्री का इमेज एट बन रहा है, दूसरे जगह थ्री का इमेज नाइन बन रहा है, तो उसमें फंक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे थ्री का इमेज एक ही बन रहा है, एक ही संख्या बन रही है, ठीक है। तो यह जो है ये फंक्शन है, क्योंकि पहले अवयवों का केवल एक ही एलिमेंट, केवल एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यह फंक्शन है। और यहाँ पे थ्री नाइन दो बार एक ही चीज़ है, तो किसी भी सेट में, किसी भी समुच्चय में हम लोग क्या करते हैं? अगर दो चीज़ एक ही बार है, सॉरी एक ही चीज़ दो बार है, तो उसको दो या तीन बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो इसको एक ही बार लिखेंगे। क्यों एक ही बार लिखेंगे? यहाँ भी एक्स का वैल्यू थ्री रखने पर नाइन मिल रहा था, थ्री एक्स में, और इसमें भी एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन में भी एक्स का वैल्यू थ्री रखने पर हमें नाइन मिल रहा था, ठीक है। तो यानी थ्री नाइन यहाँ दोनों मिल रहे थे, तो उसको एक ही बार लिखेंगे फंक्शन में। तो ये फंक्शन है, ये हमें समझ में आ गया। लिखेंगे देयरफॉर एफ इज़ अ फंक्शन। एफ क्या है? एक फंक्शन है। अब दूसरा चेक करते हैं जी एक्स फंक्शन है कि नहीं। तो जी एक्स में देखते हैं। जी एक्स का पहला कंडीशन लगते हैं एक्स स्क्वायर वाला। एक्स स्क्वायर था तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था? ये था ऐसा कुछ, जीरो से बड़ा या बराबर और दो से छोटा, यानी एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं? जीरो वन टू लिख सकते हैं। तो जीरो रखेंगे, लिखेंगे एक्स बराबर जीरो रखने पर तो जी जीरो क्या मिलेगा? जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो जी वन यानी वन का स्क्वायर वन मिलेगा, ठीक है। और एक्स इक्वल टू रखेंगे टू, अब तो जी टू मिलेगा, टू का स्क्वायर यानी कि फोर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब दूसरा फंक्शन लेंगे, दूसरा एक्स का फंक्शन, जी का फंक्शन, जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स वाला। तो जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? थ्री एक्स। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? लेस ग्रेटर देन इक्वल टू टू और लेस देन इक्वल टू टेन। लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है। तब क्या होगा? यहाँ पे हम वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन तक रख सकते हैं। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे रिलेशन क्या क्या मिल जाएंगे? अगर हम टू रखेंगे तो क्या होगा? थ्री इंटू टू यानी सिक्स, ठीक है। फिर से थ्री रखेंगे, थ्री थ्री या नाइन डायरेक्ट लिख रहे हैं। फोर रखेंगे तो 12, फाइव रखेंगे तो 15, फिर से G6, G7, G8, G9 एंड G10 इस तरह रखते जाएंगे तो तीन गुना मिलता चला जाएगा। ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 18 ऐसा होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने fx वाला मैंने निकाला था, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब इसका रिलेशन लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। जी रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे वो ज़ीरो रखा तो ज़ीरो मिला, तो ऐसे लिख देंगे। ज़ीरो रखे थे तो जीरो मिला था, फिर से वन रखे थे तो वन का स्क्वायर वन मिला था, टू रखे थे तो फोर मिला था, ठीक है, पहले वाले में एक्स स्क्वायर वाले में, ठीक है। और दूसरे में क्या मिल रहा है? दूसरे में टू से 10 रख रहे हैं, टू रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 10 मिल जा रहा है, सॉरी टू रख रहे हैं तो 6 मिल रहा है, क्यों काट देते हैं? टू रखने पे 6 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टू रखा तो 6 मिला, फिर से थ्री रखा तो 9 मिला, फोर रखा तो 12 मिला, फाइव रखा तो 15 मिला, सिक्स रखा तो 18 मिला, ठीक है, सेवन रखा तो 21 मिला, एट रखा तो 24, नाइन रखा तो 27 और 10 रखा तो 30 ऐसे कुछ मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सारे अवयवों के एक एक प्रतिबिंब है। जीरो के एक हैं, वन का भी एक है, थ्री का एक ही है, 9, 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ पे दो का अलग अलग प्रतिबिंब है। दो का एक जगह प्रतिबिंब है 4, दूसरे जगह इमेज है 6, यहाँ पे इमेज है इसका 4, यहाँ पे इमेज है 6, यानी एक ही अवयव को एक से अधिक प्रतिबिंब है, पहले एलिमेंट का एक से अधिक प्रतिबिंब है, तो वो फंक्शन होगा नहीं। तो लिखेंगे इसलिए जी इज नॉट अ फंक्शन। कारण पूछेगा तो कारण इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि एक ही अवयव टू के एक से अधिक
प्रतिबिंब है, लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि, रीजन लिख सकते हैं ना, बिकॉज टू हैज़, दो के पास कितने, टू हैज़ टू, दो के पास कितने इमेज हैं, टू हैज़ टू इमेज, दो के पास दो इमेज हैं, कौन कौन, 4 and 6, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये था इसका रीज़न। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था जी फंक्शन है लेकिन, सॉरी एफ फंक्शन है लेकिन जी फंक्शन नहीं है, तो ऐसे हमने बताया। जी में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे एफ में ऐसा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड दिस, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, f1.1, f1 और ये। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, f1.1 निकाल लेंगे। तो जहाँ फंक्शन है आपका, सबसे पहले सोल्यूशन ऐसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, एक्स है, तो 1.1 पहले निकालेंगे। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होता है, 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। अब फिर से f1 निकालेंगे, f1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, ठीक है, इसी में रख देंगे। तो हमको 1.1 माइनस f1 अपान 1.1 माइनस 1, तो 1.1 f1.1 का मान कितना है, इतना, माइनस f1 का वैल्यू 1 माइनस 1.1 माइनस 1, ठीक है, ये 21 है ऐसा। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 0.21, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21/10 यानी हो जाएगा 2.1, इसका आंसर होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ में आ गई थी, ये इसका आंसर था। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का हमें क्या करना है, डोमेन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो फंक्शन है किस, अगर ऐसा कुछ फंक्शन रहता है तो पहले देखते हैं फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, कहाँ कहाँ परिभाषित है, किस किस बिंदु पे परिभाषित नहीं है। तो हमें सबसे पहले पाना होगा किस बिंदु पे परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहले यह तो एक रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, p/q के रूप में है, ये p है अपान q है, ठीक है। तो परिमेय फंक्शन में क्या होना चाहिए, हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब इसका हर जीरो के बराबर ना हो। तो लिख देंगे फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन, डिफाइनिंग द फंक्शन, फॉर डिफाइनिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को परिभाषित होने के लिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसका फैक्टर करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, -6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 6 एंड -2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 2 एंड 6। x का मान 2 या 6 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा x का कोई भी मान चलेगा। मतलब हम इस फंक्शन में, यह फंक्शन 2 और 6 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, बाकी सारे अन्य बिंदुओं पे डिफाइन है। मतलब इसमें अगर हम वैल्यू x का रखेंगे तो सारे बिंदुओं पे तो हमें f(x) मिल जाएगा, लेकिन 2 और 6 पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0, नीचे का हर 0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव के रूप में चला जाएगा, उस बिंदु पे वो डिफाइन नहीं होगा। तब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन में हम, डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस बिंदु x के जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइन, फंक्शन इज डिफाइन, x के उन मानों का समुच्चय जिस पे फंक्शन क्या है, परिभाषित है, उसे कहते हैं डोमेन। तो फंक्शन किस पे परिभाषित है, सारे रियल नंबर पे परिभाषित है, केवल 2 और 6 पे परिभाषित नहीं है। तो हम रियल नंबर में से क्या करेंगे, 2 और 6 के सेट को घटा लेंगे, यही हो जाएगा उसका डोमेन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस फंक्शन में क्या है, यह फंक्शन रूट में है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। फंक्शन सबसे पहले देखते हैं किस बिंदु पे परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, डोमेन और रेंज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को देखते हैं कहाँ पे परिभाषित नहीं होगा। अगर यह जो रूट में है x-1, इसका मान अगर 0 से छोटा हो जाएगा, अगर ये 0 से छोटा हो गया
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर इसका मान 0 से छोटा हो गया, x-1 का मान मान लीजिए -4 हो गया, तो एक कोई रियल नंबर नहीं है, यह हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ा हो जाए, तभी यह फंक्शन डिफाइन होगा। तो लिख सकते हैं फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन, फंक्शन को परिभाषित होने के लिए, फॉर डिफाइनिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को परिभाषित होने के लिए क्या चाहिए, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होगा, हाँ यहाँ से सबसे पहले x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 को उधर हमने भेज दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। x का मान या तो 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या तो 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर। इससे अगर छोटा वैल्यू x का मान रखेंगे, 1 से x का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 1 के बराबर हो जाए या 1 से बड़ा। 1 से छोटा अगर वैल्यू रख दिए हैं, जैसे मान लो 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 0-1 रूट में x के जगह 0 रख दिया तो √-1 हो गया। या और भी छोटा रख दिया, 1 से और छोटा रख दिया, 1 से छोटा 0 रखा, 0 से भी छोटा मान लीजिए -2 रख दिया, तो -2 और -1 पहले से है तो -√3, तो ये भी परिभाषित नहीं होंगे। ठीक है। तो x का जो मान रखना है या तो 1 के बराबर रखना है या 1 से बड़ा रखना है। 1 रखेंगे तो क्या होगा 1-1, यहाँ पे 1-1 यानी √0 का मान 0 जो परिभाषित है। लेकिन इससे छोटा रखेंगे, अगर माइनस में रूट में आ गया कुछ संख्या तो वो परिभाषित नहीं होगा। ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, जो डोमेन होगा ना वह 1 से बड़ी संख्याएं का समुच्चय हो जाएगा, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या 1 के बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 क्लोज इंटरवल में, और 1 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनेटिव तक हो सकता है। यानी डोमेन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल में 1 और इधर से ओपन इंटरवल, क्योंकि अनंत का तो कोई वो ही नहीं है कि अनंत के बराबर होगा कहाँ तक होगा मतलब। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है x का मान 1 से बड़ा है वह या 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, 1 से बड़ा बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, ये संख्याएं रखने पर 1 और इन्फिनिटी के बीच सारी संख्याएं रखने पर जो मिलता है उसे बोलते हैं रेंज। तो जो रेंज होता है वो होता है एफ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू रखते आते हैं, जो एफ एक्स का वैल्यू मिलता है वही होता है रेंज। तो एफ एक्स क्या है, x-1 है। और हम एफ एक्स को y भी लिख सकते हैं, हमने बताया था y एक्सिस पे एफ एक्स दर्शाते हैं, तो हमने एफ एक्स को लिख दिया y, यानी y के जो वैल्यू मिलेंगे वही होंगे रेंज। ठीक है, तो हो गया √x-1, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं तो x² = x-1 रूट हट जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा y² + 1 = x। इसके बाद से आपका आप जानते हैं x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, और y² - 1 भी x के बराबर है, तो यानी x² + 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। तो 1 से 1 दोनों साइड कट जाएगा, तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 से 1 घट गया, 0 आ गया, तो यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √0 का मान भी 0 होगा, यानी ये y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी y का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो y का वैल्यू क्या कहलाता है, यानी एफ एक्स का वैल्यू रेंज कहलाता है। तो रेंज क्या हो रहा है आपका 0 से 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है इन्फिनिटी तक। तो इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन, इधर क्लोज क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन भी है इक्वल टू भी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन विच इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x-1। ठीक है, तो इसका डोमेन हमें और रेंज बताना है। ये फंक्शन है मॉड में। ठीक है, हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इसके अंदर अगर कोई भी संख्या चली जाए तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे तो हम कोई भी संख्या रखें, ये फंक्शन रियल नंबर पे, सारे रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है, कुछ भी मान रखें सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऐसे लिखें अगर हम, और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू लिख दें मॉड ऑफ x-1। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है, जो भी मान हम x का रखते हैं, तो ये जो फंक्शन है x के सारे मानों के लिए परिभाषित है। कोई भी मान रखेंगे इसका मान अपरिभाषित नहीं होगा, मतलब 1/0 के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, या रूट ऑफ माइनस किसी संख्या के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो यह फंक्शन क्या है, पूरी तरह से परिभाषित है, कोई भी मान रखें परिभाषित है। यानी डोमेन क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर का समुच्चय। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, मान रखने के बाद जो मिलता है। तो अगर हम इसमें x का मान कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5 से कुछ भी रखें, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जैसे अगर हमने x का वैल्यू क्या रख दिया, मान लीजिए -5 रख दिया, तो x-1 है एफ एक्स का मान, तो हमने रख दिया x की जगह पे -5।
ठीक है। तो हो जाएगा -5 -1 यानी हो जाएगा -6, ये बाहर निकलेगा तो +6। मार्ट से बाहर कोई भी चीज़ निकलता है, कोई भी संख्या अगर वो निगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहती है, मतलब धनात्मक तो धनात्मक रहेगी ही, लेकिन ऋणात्मक संख्या भी बाहर आने के बाद धनात्मक हो जाती है। तो मतलब अगर f(x) का मान क्या मिलता जाएगा, f(x) का मान कोई भी रियल नंबर रखें तो धनात्मक मिलेगा, यानी रेंज हो जाएगा धनात्मक संख्याओं का समुच्चय यानी R+। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धनात्मक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल में 0 से इनफाइनाइट, तो ये भी सही है, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि सपोज दैट, माना कि f एक फंक्शन है, ऐसा कुछ क्रमित युग्म में दिया है x² + 1/x²। यह जो है x जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, कोई ना कोई रियल नंबर है। ठीक है, अरे ये जो फंक्शन R टू R, ये जो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का रिलेशन रियल नंबर से है। तो अरे डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, तो हमें क्या करना है, रेंज पूछ रहा है, रेंज इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले यह क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें क्या आता है, अगर कोई फंक्शन इस तरह कुछ डिफाइन होता है तो यहाँ पे x × y होता है ना, अगर ऐसा कोई कुछ रिलेशन है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा x y करके होता है, सच दैट कुछ भी लिखते हैं x एलिमेंट ऑफ x एंड y एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, तो जो x होता है वो तो आपका x के विभिन्न वैल्यू के मान पर y का वैल्यू डिपेंड करता है, तो y को हम लोग f(x) भी कहते हैं। ठीक है, y = f(x) भी होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इस जो x² + 1/x² है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y या f(x), यही f(x) है, यही रूल है। ठीक है, फंक्शन का ये रूल है। ठीक है, मतलब x के मान पर इसका मान डिपेंड करेगा, x का जो भी मान रखेंगे यहाँ पे अलग अलग मान आएंगे। x का मान 1 रख दिया तो यहाँ कुछ और मान आ जाएगा, x का मान 2 रख दिया तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यह चीज़ क्या दिया है, f(x) दिया है, तो f(x) हमें मिल गया। अब f(x) का जो मान x पे रखने पर आता है वही क्या होता है, उसका रेंज होता है। ठीक है, यानी y का मान जो भी मिलेगा या f(x) का मान, f(x) y दोनों बराबर है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो y का मान जो भी मिलेगा वही, x का मान रखने पर x का मान विभिन्न मान रखेंगे और y के जो विभिन्न मान मिलेंगे वही होता है उसका, उनका समुच्चय हो जाएगा उसका रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 1 + x² के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ से क्या बचेगा आपको, हो जाएगा y + yx² = x²। देन इसको इधर भेज देते हैं, x², इसको इधर भेज दिया तो 1 - y बचेगा, इसको इधर भेज के घटा दिया और x² दोनों में से कॉमन ले लिया, डायरेक्ट किया थोड़ा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x² = y/1 - y एंड देन x = √y/1 - y। क्वेश्चन में दिया है कि x किससे, x रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, रिलेशन रियल नंबर का रियल नंबर है, तो y/1 - y भी क्या होगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, अब फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो करड़ी के अंदर है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा यानी कोई ऋणात्मक संख्या सब 0 से छोटी होती हैं, तो कोई भी ऋणात्मक संख्या इसके अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब लिख सकते हैं फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन, फंक्शन को परिभाषित होने के लिए जो रूट के अंदर है y/1 - y शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी धनात्मक संख्या होना चाहिए। अगर ऋणात्मक संख्या होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर वो नहीं रह जाएगा और उस पर परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके 2 कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए एक कंडीशन यहाँ लेते हैं, पहले =0 वाला लेते हैं, y/1 - y = 0। इस समय एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y का वैल्यू क्या आ जाएगा उस समय 0। ठीक है, और दूसरा लेस देन वाला लेते हैं, y/1 - y इज लेस देन 0। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपका, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसका मान 0 से बड़ा कब हो सकता है, इस पूरे परिमेय संख्या जो है y/1 - y, इसका मान 0 से बड़ा कब होगा, अगर y का मान 0 से बड़ा होगा तभी ये संख्या 0 से बड़ा हो पाएगी। अगर माइनस में यहाँ पे कुछ रख दिया, कोई संख्या 3 4, तो क्या हो जाएगा, यानी जाहिर सी बात है इसके मान को y से बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, y का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी अंश को 0 से बड़ा होना चाहिए, अंश 0 से बड़ा रहेगा नोमिनेटर, तब तो ये पूरे का वैल्यू क्या आएगा, मतलब
अंश का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और हर का मान भी क्या होना चाहिए, एंड 1 माइनस वाई का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ए भी 0 से बड़ा हो जाए और ए भी 0 से बड़ा हो जाए तब भी जाके इनका अनुपात, इनका मतलब भाग, ठीक है, अंश अपान हर दोनों का डिवाइड भी 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, यानी कोई पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। देन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को उधर भेज दिया तो माइनस हो गया, तो y का मान क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गया, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि अगर ये भी धनात्मक संख्या रहेगी और 1 माइनस वाई भी धनात्मक संख्या रहेगा तो उनका भाग भी धनात्मक संख्या मिलेगी जो कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये है। उस समय क्या होगा, वाई का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 माइनस वाई का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तब 1 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, वाई लेस देन 1, यानी वाई का मान 0 से बड़ा या 1 से छोटा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा इसी में, अगर यह भी ऋणात्मक संख्या और भी ऋणात्मक संख्या, जैसे मान लो y का मान आ गया -5 और 1 माइनस वाई का मान आ गया -6, तो दोनों का डिवाइड, दोनों का जब भाग देंगे y अपन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब देखते हैं y का वैल्यू आ गया -5 और 1 माइनस वाई का मान आ गया -6, तो y अपन 1 माइनस वाई का मान क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएंगे 5/6, और 5/6 0 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये भी ऋणात्मक हो जाए, ये भी ऋणात्मक, तब भी जाके यह 0 से बड़ा होगा। अभी धनात्मक था, दोनों धनात्मक यानी 0 से बड़ा था दोनों, ठीक है। तब ये कंडीशन आया, अगर दोनों ऋणात्मक हो जाए तब क्या होगा, उस समय होगा y का मान लेस देन 0 एंड 1 माइनस वाई का मान भी लेस देन 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y का मान लेस देन 0 एंड यहाँ से y का मान ग्रेटर देन 0, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, 1 को उधर भेजा, इधर लेस देन है तो फिर से ये उल्टा हो जाएगा, तो y ग्रेटर देन 1, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, y का मान 0 से छोटा भी रहे और 1 से बड़ा भी रहे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक कंडीशन क्या है, पूरी तरह से गलत है, यानी एक वाला कंडीशन हो सकता है और y इक्वल टू 0 ये वाला हो सकता है, ठीक है। अब दोनों की सहायता से हम लोग निकालेंगे रेंज, यही होगा रेंज, y का मान कहाँ से कहाँ तक है, y का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा, मतलब इन तीनों चीज़ को एक साथ लिख सकते हैं, y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो यही होगा इसका रेंज। अब इसको हम लोग रेंज के फॉर्म में लिख दें, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में 0 और 1 के साथ इक्वल टू नहीं है तो 1, यानी 0 1 0 सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, राउंड ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि इधर इक्वल टू का भी साइन है, तो y के जो भी वैल्यू आएंगे वही होते हैं रेंज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, दिया हुआ है सपोज डेट f g r to r आर डिफाइन फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना एंड g(x) इक्वल टू इतना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, और पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली डिफाइन है, ठीक है। तो हमें f प्लस जी, f माइनस जी और f बाई जी हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे f प्लस, पहले वैल्यू लिख देते हैं, f(x) इक्वल टू क्या दिया है x प्लस 1 और g(x) इक्वल टू क्या दिया है 2x माइनस 3। तो हमें निकालना है f प्लस जी, ठीक है। f प्लस जी इंटू एक्स बराबर क्या होता है f x प्लस एफ जी, सॉरी जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो 2x और x मिलके 3x और माइनस 2, तो ये आ गया f प्लस जी का वैल्यू आ गया f प्लस जी इंटू एक्स का, ठीक है। दूसरा में पूछा है f माइनस जी, एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है x प्लस 1 है और माइनस जी एक्स का वैल्यू कितना है 2x माइनस 3, तो यहाँ से क्या जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 3, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस x प्लस 4, माइनस x प्लस 4, इसका वैल्यू हो गया f माइनस जी एक्स का। और f बाई जी पूछा है, तो f बाई जी एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स अपन जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है x प्लस 1 है और जी एक्स का वैल्यू 2x माइनस 3। तो यह था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सपोज डेट एफ एक फंक्शन दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन किससे डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू दिया है ए एक्स प्लस बी। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या दिया है, तो ये क्या दिया है, यह फंक्शन के कुछ एलिमेंट उठा के दे दिए हैं, कुछ फंक्शन के अवयव उठा के क्या कर दिए हैं यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन फंक्शन इससे डिफाइन है
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से डिफाइन है, ठीक है। तो 0 -1 और -1 -3 और एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और फंक्शन जो है जेड टू जेड है, यानी इंटीजर नंबर का फंक्शन है, ठीक है। इंटीजर नंबर का रिलेशन इंटीजर नंबर के साथ है। कह रहा है वेयर ए एंड बी आर एनी इंटीजर, ए और बी कोई पूर्णांक संख्या है, तो कह रहा है डिटरमाइन ए एंड बी, हमें क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन में 1 रखेंगे तो कुछ मिलेगा, ठीक है, 2 रखेंगे तो कुछ मिलेगा। तो मतलब पहला एलिमेंट रखते जाएंगे, ये जो पहला एलिमेंट होते हैं उसी को रखेंगे। पहला एलिमेंट क्या होता है, एक्स होता है। दूसरा एलिमेंट क्या होता है, एफ एक्स या वाई, ये जो दूसरे एलिमेंट होते हैं सब एफ एक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे। तो 1 यहाँ पर रखा तो क्या मिला, इसमें रख रहे हैं ए इंटू 1 प्लस बी यानी ए प्लस बी। फिर से एक्स इक्वल टू 2 रखा तो क्या मिल जाएगा, ए इंटू 2 प्लस बी यानी 2a प्लस बी। फिर से 0 रखा, एक्स इक्वल टू 0, तो ऐसे रखा तो मुझे क्या मिला, ए इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू 0 के साथ ए का मल्टीप्लाई होगा यानी ओनली बी। अब एक चीज़ और है, एक्स इक्वल टू -1 भी रख देते हैं, तो एफ -1, तो ए इंटू -1 प्लस बी यानी -a प्लस बी। एक चीज़ और है, ये इन सब का मान, इन सब का जो भी वैल्यू है सब दिया हुआ है। 1 रखने पर 1 आ रहा है यानी ए प्लस बी का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। फिर से 2 रखने पर 3 आना चाहिए यानी 2a प्लस बी का वैल्यू होना चाहिए 3, और 0 रखने पर आना चाहिए -1 यानी b का वैल्यू होगा -1, और -1 रखने पर क्या आना चाहिए, -3 यानी -a प्लस बी का मान होना चाहिए -3। तो b का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे पता चल गया इसी से। अब b का वैल्यू उठा के किसी में भी रख दें, इसमें या इसमें, तो a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू है 1 और b का वैल्यू हमें मिल गया -1, तो यहाँ पर रख देंगे -1 इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या है, पहले समीकरण से a प्लस बी इक्वल टू 1 है और b का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो b का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे -1, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी a का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी हमें दोनों वैल्यू मिल गए, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। तो इनकी सहायता से हमें निकालना है। फंक्शन इस पे डिफाइन है, फंक्शन का रिलेशन किससे, जेड से इंटीजर नंबर, ठीक है, और a और b दोनों इंटीजर नंबर थे और ये इंटीजर नंबर ही मिले हैं, ठीक है। और ये जो अवयव दिए थे इसी फंक्शन पे आधारित दिए थे। 1 रखने के बाद 1 होना चाहिए, तो हमने जो भी फंक्शन में आया उसकी तुलना बराबर 1 से दिखा दिया। 2 रखने पे 3 आना चाहिए था, यानी 2a प्लस बी को 3 से दिखा दिया। 0 रखने पे -1, तो -1 उठा के तीनों में से किसी एक में रख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो हमने पहले में रख दिया, a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक रिलेशन r डिफाइन है किससे, r इक्वल टू इतने से ए बी ऑर्डर पेयर, a और b नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, एंड a इज स्क्वायर ऑफ b, ये इक्वल टू क्या है, b का स्क्वायर है। कह रहा है क्या निम्न स्टेटमेंट सही है, नीचे जो तीनों दिए हुए हैं। तो चेक करते हैं बारी बारी। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं और जो चीज़ दिया उसको लिख देते हैं। रिलेशन दिया है ए बी ऑर्डर पेयर है और दोनों नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ चेक करते हैं कि a और a इज़ एलिमेंट ऑफ r वेयर a इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या यह बात सही है? तो a और a रियल नंबर के एलिमेंट होंगे, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा, फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम पहला एलिमेंट क्या ले लें, 1 ले लें, ठीक है, तो 1 और 1 ले लें, ठीक है, तो ये दोनों रियल नंबर के एलिमेंट हैं, हाँ है। लेकिन क्या 1 पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है? यहाँ पर दिया है ना कि ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, तो हाँ है, तो ये बात तो सही है। अब 2 लेते हैं, ये भी तो रियल नंबर का एलिमेंट है, लेकिन क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है? नहीं, इसका मान तो हो जाएगा 4 और ये 2 नहीं है। अगर हम 3 ले लें इसी तरह, तब भी 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। इस फंक्शन के अनुसार यह बात सही नहीं है, तो लिख देंगे इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कथन ए बी इज़ एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब मीन्स बी और ए इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। देखते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ ऐसे देखते हैं। एक हमने चेक किया है ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है, तब भी इसको साइड में लिखना है समझने के लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से फॉल्स है। इसमें चेक करते हैं, ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या बी ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर होगा? तो इसको देखते हैं। अगर
हमने यहाँ पे 1 लिया, ठीक है, 1 और ले लिया 1 इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, ठीक है। 1 दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है, क्योंकि हमें ए सेटिस्फाई करना है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हाँ है। 2 रखने पर, 2 और 2 लेने पर, 2 और 4 लेने पर दूसरा एलिमेंट बदल के लेना है ना, 2 और 4 लेने पे क्या हो रहा है, हाँ है 2 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब बी और ए भी इसके होंगे, तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। 1 1 पे तो चलेगा कि हाँ 1 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन अब इसका क्रम अगर हम बदल दें, यहाँ पे 4 पहले लिख दें और 2 बाद में लिखें, एलिमेंट ऑफ आर कहें, ठीक है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर नहीं है, सॉरी यहाँ पे हमने उसका लिख दिया है, हाँ यहाँ पे हमको ऐसे लिखना चाहिए 4 और 2 लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 और 2 लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 जो होगा बी, नहीं हाँ 4 जो होगा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है। लेकिन अब इसका क्रम अगर हम बदल दें, क्रम बदल के 4 2 लिखा था, अब हमने 2 4 लिख दिया, एलिमेंट ऑफ आर कहें, तो इस कंडीशन में जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट 2 है, ठीक है, यह पहले एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ रहा है, क्योंकि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कराना है कि ए जो है दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर हो। यहाँ पे तो था दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर पहला एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे क्रम बदलने के बाद, ए बी से बी ए करने के बाद, ठीक है, यह बराबर नहीं हो रहा है, तो ए बी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बोल देंगे इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स है। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी इज़ अ रियल नंबर, बी सी जो ऑर्डर पेयर है, ए भी एलिमेंट है रियल नंबर का, और कह रहा है इसलिए दैट इम्प्लाइज, कह रहा है ए सी भी तब रियल नंबर का एलिमेंट होगा। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 16 और बी इज इक्वल टू ले लिया 4, इसमें अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी एलिमेंट होंगे रियल नंबर के, और ये फॉलो भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो ए है वो बी का स्क्वायर है, यानी 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। बी सी में देखते हैं, बी सी में हमने एलिमेंट ले लिया, बी तो वही रहना पड़ेगा 4, और सी हमने ले लिया जो इसका स्क्वायर हो, यानी हमने ले लिया सी का मान 2 ले लिया, इस एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होंगे। बी इक्वल टू क्या लिया 4 और सी इक्वल टू ले लिया 2, ठीक है। तो एलिमेंट रियल नंबर खो रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा पहला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है, यानी ए इक्वल टू बी स्क्वायर वाला रूल फॉलो कर रहे हैं जो फंक्शन में दिया हुआ, फंक्शन जिससे डिफाइन है, ठीक है। तो क्या ए सी भी ऐसा कुछ होगा, तो देखते हैं। ए का वैल्यू कितना माने हैं 16, और सी का मान कितना माने हैं, यहाँ पे 2 माने हैं, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट रियल नंबर का होगा, लेकिन जो पहला अवयव है वो दूसरे के स्क्वायर के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो लिखेंगे दिस इज आल्सो फॉल्स। तो एक एग्जाम्पल के साथ से समझें, इसको भी साइड में लिख लेना चाहिए जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है सपोज डेट समुच्चय दिया है, समुच्चय भी दिया है, और एक रिलेशन दोनों समुच्चयों में बना हुआ है। कह रहा है क्या नीचे के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसको सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है समुच्चय 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू दिया है 1 5 9 11 15 एंड 16, और फंक्शन एक कोई रिलेशन है 2 9 3 1 4 5 और 2 11, ऐसा कुछ है। तो कह रहा है एफ इज ए रिलेशन ए टू बी, क्या एफ एक रिलेशन है। तो देखते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन में क्या होना चाहिए, अगर रिलेशन का परिभाषा क्या होता है, रिलेशन में क्या होता है, जो पहले एलिमेंट होते हैं उस समुच्चय पहले समुच्चय से होने चाहिए, और दूसरे एलिमेंट दूसरे समुच्चय से होने चाहिए, ठीक है। हमें कह रहा है ये बात सही है कि गलत है, फंक्शन रिलेशन ए टू बी है, ये रिलेशन है कि नहीं। तो अगर ये रिलेशन होगा तो जो पहला अवयव होंगे वो समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे। तो पहला अवयव क्या है 1 3, 1 भी पहले में है, 2 भी पहले में है, यानी समुच्चय में है, 3 भी और 4 भी, और फिर से 2 भी, ठीक है। तो समुच्चय ए में है, तो पहले अवयव समुच्चय ए से हैं और दूसरे अवयव समुच्चय बी से हैं। हाँ 5 भी बी में है, 9 भी, 1 भी बी में है, ये भी 5 बी में है, और 11 भी बी में है। तो पहले अवयव ए में और दूसरे अवयव बी में मिल रहे हैं, तो लिखेंगे इट इज अ रिलेशन। ये बात क्या है, सही है।
ठीक है। पहला रीजन लिखने के लिए बोलेगा तो लिख लेंगे बिकॉज, क्योंकि ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ इज बिलोंग्स टू, ये समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं, एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी, इसलिए यह समुच्चय है। दूसरा क्या करा है कि यफ इज अ फंक्शन, क्या यफ फंक्शन भी है, फंक्शन यानी फलन भी है। अभी तो रिलेशन सिद्ध हो गया कि हाँ रिलेशन है, अब देखते हैं फंक्शन है कि नहीं। यफ इज अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन चेक करना है। तो फंक्शन में क्या होता है कि अगर, ठीक है, अगर यह रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब समुच्चय ए के सारे अवयवों का एक ही इमेज हो। 1 का एक ही इमेज है 5, 2 का एक ही इमेज है 9, 3 का एक ही इमेज है 1, 4 का एक ही इमेज है 5, 2 का एक ही इमेज है 11। लेकिन नहीं, 2 का दो इमेज हो गया, यहाँ पे 2 दो बार रिपीट हो गया। 2 का एक इमेज एक जगह 9 है और दूसरी जगह 11 है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। यह रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। लिखेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन। कारण पूछेगा क्यों, क्योंकि एलिमेंट 2 का दो इमेज है, 9 और 11, ठीक है। लिख देंगे बिकॉज 2 9 एंड 2 11 इज एलिमेंट ऑफ एफ, एफ के एलिमेंट हैं, इस रिलेशन के एलिमेंट हैं। एंड 2 हैज़ कितने हैं, 2 इमेज, 2 के पास 2 इमेज है। कौन कौन, 9 एंड 11, ऐसे लिख सकते हैं 9 एंड 11। यहाँ पे इसका इमेज 9 है, यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यह रिलेशन तो था लेकिन फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कर सपोज दैट एफ इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड एंड डिफाइन बाई ए फंक्शन। एफ डिफाइन है ए प्लस बी से सच दैट ए बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड। करें इस फंक्शन एफ इज जेड टू जेड, क्या फंक्शन जेड टू जेड एक फंक्शन है, चेक करते हैं। तो क्या कहा है कि एफ क्या है, सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, ठीक है। और हमें पूछ रहा है इज क्या एफ जेड टू जेड इज अ फंक्शन, ऐसा हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका एक केस देखें, केस फर्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आ पाएगा, ठीक है। अगर a इक्वल टू 2 ले लें और b इक्वल टू 3 ले लें तो क्या मिलेगा हमें, ए बी और a प्लस बी की जगह पे क्या मिलेगा, ए बी की जगह मिलेगा 2 इंटू, यहाँ पे गुड़ा है 2 3 6 और 3 2 5। केस 2 देखें, अगर हम a की जगह पे ले लिया 6 और b की जगह पे ले लिया 1 तो हमें क्या मिलेगा, ए बी और a प्लस बी की जगह पे 6 में 1 का गुड़ा करेंगे 6, 6 1 7, मतलब 6 का इमेज 5 भी बन रहा है, 6 का इमेज 7 भी बन रहा है, ए और बी के अलग अलग मानों के लिए, मतलब एक ही प्रकार के अवयवों का अलग अलग इमेज बन जा रहा है। तो यह जो है रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसलिए एफ इज नॉट अ फंक्शन। एफ क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि इंटीजर नंबर के लिए यह एक ही अवयव का अलग अलग इमेज बन रहा है। यहाँ पे 6 बन रहा है, यहाँ पे 7 बन रहा है। तो इस एग्जांपल के साथ हमें समझ में आ रहा है कि यह जो रिलेशन दिया है एफ इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी सच दैट ए और बी इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहे हैं इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 करे सपोज दैट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एक सेट दिया है 9 10 11 12 13, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये, ठीक है। अगर एक फंक्शन है ए टू एन से, इस समुच्चय का रिलेशन है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो कर है और एफ एन एक दिया है, एफ एन इज इक्वल टू एन, एफ एन इज इक्वल टू क्या दिया है, एन, हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ एन, ठीक है। एफ एन जो है एन है और एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है।
ऑफ एन, प्राइम फैक्टर ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो एन का मान जो भी आएगा, जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या है, इंटीजर, उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। तो अभी हमें समझ में आएगा। अब इसका रेंज हमें ज्ञात करना है, फाइंड द रेंज। इसमें रेंज पूछा था, फाइंड द, इस क्वेश्चन में रेंज पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास रेंज क्वेश्चन मार्क है, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के विभिन्न मान इसमें रखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। जैसे हमने पहले 9 रखेंगे, n इक्वल टू 9, तो हमें क्या मिलेगा, F9 मिलेगा। F9 क्या होगा, 9। लेकिन यह जो n है, ये जो n आ रहा है, इसका एक कंडीशन दिया है कि यह क्या होना चाहिए, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ n। तो जो 9 है इसका हाईएस्ट फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ा इसका गुणनखंड होगा, यानी कि HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 3, तो इसका हाईएस्ट क्या है, 3 ही है। तो F9 की जब 9 आ रहा है, 9 की जब क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ आएगा उसको क्या लिखना है, उसका जो हाईएस्ट फैक्टर है वो लिखना है, ठीक है। फिर से 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F10। तो 10 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, 2। फिर से 5 से कट रहा है, तो 2 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 को लिखेंगे, ठीक है। फिर से रखेंगे 11, तीसरा एलिमेंट N11। तो 11 का तो हाईएस्ट 11 ही होगा, क्योंकि 11 जो है डायरेक्ट 11 से ही कटेगा, ठीक है। तो 11 तो खुद प्राइम नंबर है, तो 11 ही हो जाएगा। फिर से 12 का क्या होगा, 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2, 3, 4, 2 से 6 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, और 3 से 1, यानी हाईएस्ट इसमें क्या है, 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3, ठीक है। फिर से 13 रखेंगे, N13, तो F13 मिलेगा, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका हाईएस्ट तो ये डायरेक्ट 13 से ही कटेगा, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा हाईएस्ट वो 13 होगा। मतलब Fn इक्वल टू n, जहाँ n क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ा, ठीक है। जो भी n9 रखने पे 9 आ रहा है n का मान, ठीक है, तो 9 में से क्या रखेंगे, जो हाईएस्ट उसका कॉमन है। तो दो यहाँ पे तो दोनों जगह 3 है, तो एक ही रख देंगे। 10 में क्या होगा, हाईएस्ट 5 होगा, 2 और 5 इसका गुणनखंड है 10 का, तो लेंगे। 11 का तो 11 हो जाएगा, और 12 में ये गुणनखंड है 2 × 2 × 3, तो 3 सबसे बड़ा है, तो 3 को लिखेंगे। 13 तो प्राइम नंबर है, उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका रेंज बताइए। तो सबसे पहले रिलेशन लिख लेंगे। हमको F क्या मिला, अब रिलेशन के रूप में क्या मिला, 9 रखें तो हमें 3 मिला, 10 रखें तो 5 मिला, 11 रखें तो 11 मिला, 12 रखें तो यहाँ पर लिख दें, 12 रखा तो 3 मिला, और 13 रखा तो 13 ही मिल गया, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट का समुच्चय, 3, 5, 11, 3, 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी कुछ गलत हो गया, नहीं, हाँ 9, सॉरी 3 सेकेंड एलिमेंट ना, 3, 5, 11, फिर से 3 और 13, तो 3 2 बार है, तो एक ही बार लिखने का सकता है, इस 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये था इसका रेंज, और इस प्रकार से हम लोगों ने इस विविध प्रश्नावली को सॉल्व किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये शुरू में लगेगा, लेकिन समझ में आने के बाद ये बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमें लगाना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, पढ़ेंगे अगला चैप्टर त्रिकोणमिति फंक्शन, ठीक है।